नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ने वाले हैं और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका वर्णमाला से आएगा तो आप एक सेकंड में पहचान लेंगे किसमें कौन सा उत्तर है। ठीक है, तो इस जर्नी को हम यहां पर शुरू करते हैं। सीधे सीधे यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्णमाला की, ठीक है, यहां पर वर्णमाला की अगर बात करते हैं तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है। यहां पर वर्णों की माला यानी वर्णों का क्या है, ये व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हमें याद करना है, रटना है या अपने ट्रिक में, अपने दिमाग में रखना है, उस तरीके से हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर बात करते हैं स्वर, तो स्वर मतलब क्या होगा। स्वर में क्या होता है कि मात्रा और उच्चारण काल का मापन करेंगे। सबसे पहले कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि 13 होती है। 13 नहीं होती है। अंग आहा अलग चीज है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर जो स्वर होता है वो केवल और केवल 11 होता है। कौन कौन सा। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, फिर एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर मतलब मूल स्वर। मूल स्वर भी अगर कोई पूछे तो मूल स्वर होता है हर्ष स्वर। इसमें कितने स्वर होते हैं, 4। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये 4 जो होते हैं मूल स्वर होते हैं और इन्हीं स्वरों से आगे जो व्यंजन है, जो स्वर हैं, वो सब हमारे बने जाते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा है ना, तो 2 मात्रा का मतलब क्या हो गया, इसकी संख्या कितनी हो गई, 7। यहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और संयुक्त व्यंजन में या संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं एक प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत स्वर में क्या होता है, यहां पर 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम है ना, जैसे ओम है ना, तो क्या है राम है ना। किसी चीज को अगर खींचना है ना, किसी चीज को खींचना है जैसे ओम है ना, राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे देखते हैं। यहां पर अगर हम अपनी जीभ की अवस्थाएं देखें तो जीभ हमारी 3 हिस्सों में अगर बांटा जाए तो देखो, एक तो होता है अगला यानी सबसे आगे वाला, फिर बीच का पार्ट, फिर सबसे किनारे वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो अगर हम आगे वाले, हाँ, जीभ के आगे वाले से बात करते हैं तो अग्रस्वर इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अग्रस्वर। क्यों, क्योंकि यहां ये जो जीभ का आगे वाला पार्ट है, यहां से जो स्वर निकलता है उसको क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर हो गए, ई, ए, री। ठीक है, ये जीभ से आगे वाले भाग से निकलता है। कौन कौन सा, ई, ए और री। ये क्या है, अग्रस्वर है, इसको अग्रस्वर कहते हैं। अब यहां पर जो बीच से निकलता है, बीच से, तो मध्य या उदासीन है ना, तो वो होता है अ। क्या होता है, अ निकलेगा यहां पर बीच वाले से, है ना, यहां बीच वाला जो है इससे निकलेगा। और सबसे पहले और लास्ट में क्या है, यहां पर पश्च स्वर है ना। तो पश्च स्वर में क्या होता है, बड़का आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा पश्च स्वर हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। किसके आधार पर, जीवा के आधार पर। आगे बात करेंगे हम लोग। यहां पर एक ऐसा आता है कि मुख की आकृति के आधार पर, है ना, मुख की आकृति। जैसे संवृत। संवृत का मतलब होता है जब हमारा मुंह लगभग लगभग क्लोज होता है ना, लगभग लगभग बंद होता है। जैसे आप खुद बोलेंगे, है ना, एकदम वैज्ञानिक, बिल्कुल साइंटिफिक, प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे, है ना। आप बोलिए ई, तो ई बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ई, ई। तो मुंह क्या है, बंद है ना, लगभग लगभग बंद है, तो क्या बोलेंगे, ई, है ना।
तो क्या है, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया। ये क्या है, समृद्ध। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, समृद्ध कहते हैं, या मुख का लगभग क्लोज्ड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध का मतलब मुंह जो है वो हल्का सा खुला होता है। जब हम ये बोलते हैं जैसे ए ओ, है ना, क्या बोलते हैं, ए और ओ, तो हमारा जो मुंह है वो हल्का सा खुलता है। ठीक है, ए और ओ, यहां पर क्या हो गया, ये अर्ध समृद्ध हो गया। आगे देखते हैं अर्ध विवृत्त। अब यहां पर क्या आ गया, विवृत्त। विवृत्त का मतलब क्या होता है कि मुख का द्वार आधा खुला है, यानी आधे से ऐसे खुला। ठीक, जैसे आ, ए, है ना, आओ, अगर ये है तो क्या है, ये अर्ध विवृत्त में आ जाएगा। अ, ए, ओ और अ। और विवृत्त का मतलब होता है कि पूरा ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे बोलेंगे आ, तो आ बोले नहीं है, जैसे डेंटिस्ट के पास जाओगे तो क्या कहेगा कि बेटा आ बोलो, है ना, क्या बोलेगा, बेटा आ बोलो, तो आ, है ना, तो आ मतलब पूरा मुख खुला हुआ है, आ हो जाएगा। आ में क्या हो जाएगा, पूरा खुला हुआ मुंह हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हमारे ओठ की स्थिति से, है ना। देखो, तो ओठ की स्थिति से क्या है, वृत्तमुखी। वृत्त मतलब होता है सर्कल, है ना, तो ये जो सर्कल है ना, वृत्तमुखी या वृत्ताकार। तो यहां पर देखिए, जब ही हम ऊ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊ, बड़का ऊ, ओ या औ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वृत्तमुखी कहलाता है। और अवृत्तमुखी है ना, कहने का मतलब है मुख जो है, जो सर्कल नहीं है, अवृत्तमुखी, तो हो जाएगा आ, बड़का आ, ई, ए और ऐ। ये क्या हो जाएगा, अवृत्तमुखी आकार का ये स्वर होगा, है ना। अलग अलग प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, वृत्तमुखी पूछ लिया या अवृत्तमुखी पूछ लिया तो आपको ये उत्तर देना है। आगे चलते हैं। अब यहां पर बात करते हैं अयोगवाह, जिसको हम लोग स्वर में गिन लेते हैं लेकिन होता नहीं है, ये अयोगवाह होता है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2। कौन कौन सा, अंग और अह, है ना। अंग क्या होता है, तो अंग देखें, अंग को कहते हैं हम लोग अनुस्वार, है ना, जो बिंदी लगती है ना, ये बिंदी, तो ये क्या है, ये अंग है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अंग कहते हैं, है ना। जैसे उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण किससे होता है, नाक से। जैसे बोलते हैं अंग अंग अंग, देखिए नाक से, मुंह से नहीं हो रहा है, सिर्फ नाक से हो रहा है, अंग। और अगर विसर्ग की बात करते हैं, देखिए पहले जैसे हंस बोलना है, जैसे कंस बोलना है, जैसे संस्कृत बोलना है, ठीक है, हिंदी बोलना है, ठीक है, तो क्या है ये क्या है, ये हमारा अनुस्वार है। अगर बात करते हैं विसर्ग की, तो विसर्ग में जैसे ये है ना 2 बिंदी, वो हम ह के जैसे उच्चारण करते हैं। जैसे यहां पर प्रातः, ह है ना, प्रातः, फिर अतः, है ना, ये से बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता है, ये विसर्ग हो जाता है। ये क्या है, अयोगवाह के 2 पार्ट हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग व्यंजनों की तरफ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब व्यंजन देखते हैं, तो व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया, 33, यानी 33। कितनी होती है, 33। अब देखो यहां पर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी हो गई 25, है ना। कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितना होता है, तो 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, तो 4 होता है। संघर्षी व्यंजन या ओस व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन, है ना, द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन अगर कोई पूछे तो कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। समझ लेते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करते हैं तो क, च, ट, प, है ना, 1 2 क्या छूट गया, क, च, ट, त, प, त नहीं लिखे ना, त, प, है ना। तो ये 5 वर्ग हैं, जैसे क, ख, ग, अंगा, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अणा, तो ऐसे करके ये 5 होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब यहां पर ट्रिक समझिए, अंतस्थ व्यंजन क्या है, जो हमारे दिल से आवाज निकलती है, अंदर से आवाज, अंदर से आवाज मतलब दिल की आवाज। यहां पर है ना लव, यर लव, यानी यार का लव, है ना, यार का लव, यर लव क्या है हमारा
अंतस्थ व्यंजन है। याद रखना है, उस व्यंजन में बात करेंगे, उस मतलब जिसमें हवा जब निकले तो गरम गरम निकले, एकदम ताजी ताजी गरम गरम हवा निकले, तो वहां पर क्या होता है, जैसे जितने भी श हैं तो श, श, स, ह, ये जो है ये हमारा ऊष्म है या संघर्षी व्यंजन भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा संघर्ष से निकलता है ना, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब द्विगुण व्यंजन क्या होता है, द्विगुण मतलब जिसमें दो गुण होते हैं, है ना, जिसमें दो गुण हैं, यहाँ पर ड और ढ है ना, यहाँ पर ड और ढ, यानी जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में जो ड प्रयोग होता है ये होता है ना, पढ़ाई, और सड़क, सड़क में ये वाला होता है, ठीक है, तो सड़क और पढ़ाई, इससे याद रखना है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त मतलब हो गया जुड़ना, है ना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर कितने हो गए, संयुक्त स्वर 4 हो गए, और संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, ये भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्ष, इंग्लिश में अगर हम क्ष लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये के है, के का मतलब होता है क, और ये इसमें वॉवल नहीं लगा है तो ये आधा हो गया, प्लस यहां पर पूरा क्या है, श है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर पूरा श, ठीक है। अब देखिए, जब भी संयुक्त व्यंजन होगा उसमें आगे वाला जो भी होगा वो आधा होगा। आधा का मतलब है हलंत लगेगा, ये क्या है, हलंत है, ठीक है। उसके बाद जैसे त्र है, त्र में त है तो त और र, त और र, त्र। ज्ञ में ज और इया, ज और इया, यहां पर हलंत। जैसे श्र है, श्र में स आया है ना, श्र में क्या आया है, स और र आया है, स में हलंत और र, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। इतना चीज समझ में आया नहीं आया, है ना, इतना चीज समझ में आ गया, बहुत अच्छा। यहां पर देखेंगे अब उच्चारण स्थान के आधार पर, देखो उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, कि हमारा जो ये मुखमंडल है ना, ये जो हमारी पूरी पूरी स्वर तंत्रियां हैं, यहाँ गले से लेकर, ये गले से लेकर पूरा ओठों तक, है ना, ओठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गले वाला, तो जितना भी क वर्ग होता है, क, ख, ग, घ, अंगा, है ना, जितना भी क वर्ग होता है वो कंठ होता है सबसे पहले। और क्या होता है कंठ में, जो स्वर में अगर बात करते हैं तो स्वर में अ और बड़ा अ और बड़ा अ क्या होता है, ये होता है हमारा कंठ से निकलता है। और क्या निकलता है, उस व्यंजन की बात कर रहे थे, श, श, ह, तो क्या है, यहां पर ह जो है ये भी हमारा कंठ से निकलता है। तालु से भैया क्या क्या निकलेगा, तो तालु से निकलेगा हमारा ई। स्वरों में क्या निकलेगा, ई जो है ये तालव्य व्यंजन है। च वर्ग पूरा का पूरा, च, छ, ज, झ, ञ, है ना, क्या है, ये हो गया हमारा तालव्य। और यहां पर हमने जो य है, य, तो य जो है ये भी तालव्य है, और उस व्यंजन में जो श होता है, श, ये वाला श, है ना, तो वो क्या होता है, ये भी तालव्य व्यंजन में आता है। मूर्धा की बात करते हैं, चलो मूर्धा की बात करते हैं, तो जो हमारा स्वर में होता है री, स्वरों में री होता है, और ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, तो क्या हो जाता है, ट वर्ग जो होता है हमारा मूर्धा में आता है। मूर्धन्य मतलब क्या होता है, कैसे बोलते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, मोड़कर, जीभ को मोड़कर तालु से टकराकर निकलते हैं, यानी मूर्धा। मूर्धा मतलब मोड़, है ना, जीभ को मोड़ा, जीभ को मोड़ा तो क्या हो गया, मूर्धा हो गया। जीभ को मोड़ा, जीभ क्या हो गई, मुड़ गई और मूर्धा हो गया, ठीक है। तो ट, ठ, ड, ढ, ये क्या हो गया, मूर्धा हो गया। यहां पर देखते हैं र और श, तो र भी बोलते हैं, जब र बोलते हैं तो र में भी जीभ मुड़ती है। श बोलते हैं, ये वाला जो श है ना, इसको कैसे बोलते हैं, श, है ना, इसको श बोलते हैं, तो इसमें भी जीभ मुड़ती है। तो ये वाला और ट वर्ग और री, ये होते हैं हमारे मूर्धन्य व्यंजन। इसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य व्यंजन। दांत से, जो दांत से टकराए, जीभ जो है जब दांत से टकराती है तो वहां पर क्या हो जाता है, दंत व्यंजन। जैसे यहां पर त वर्ग है, त, थ, द, ध, है ना। अब यहां पर ल की बात करते हैं, ल भी हमारा जीभ से टकराकर निकलता है, और ये जो सिंपल वाला स है ना, जिसको कहते हैं साधारण वाला स, वो भी हमारा दंत स्वर है, दंत
व्यंजन रहता है। अब ओठों की बात करते हैं तो ओठ में जितने भी ऊ है, ऊ और ऊ है ना, ऊ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओठ हो गया। और जो प वर्ग हो गया, प फ ब भ, ये क्या हो गया, ये सब ओठों से निकल रहा है। अगर चेक करना चाहते हो तो अभी आप चेक कर सकते हो, प फ ब भ बोलो तो यहां पर ओठ में आ जाएगा, है ना। आगे अब यहां पर नासिक व्यंजन है ना, जो नासिका से निकलता है, जैसे अंगा, इया, अड़ा, न, म, अंग, ये सब क्या है, ये सब नासिका से निकलता है ना, नाक से निकलता है। ठीक है, तो इतनी बातें यहां पर क्लियर हो गई। अब देखो मिश्रित स्थान, मिश्रित का मतलब हो गया कि दो जगहों से निकलेगा, है ना। कोई स्वर होते हैं, कोई व्यंजन होता है जो दो जगहों से निकलता है। जैसे हम बात करते हैं कंठ तालव्य, यानी इसमें कंठ है और तालव्य है, यानी कंठ से भी निकलेगा और तालु, इन दोनों की मदद से अय और अय, है ना, ए और अय किसने निकलेगा, कंठ तालव्य निकलेगा। अब बात करते हैं कंठोष्ठ की, तो कंठोष्ठ किससे निकलेगा, ये कंठ है और ओठ है, कंठ है और ओठ है। तो देखिए ओ आओ, यहां पर गले का भी यूज हो रहा है और हमारे ओठों का भी यूज हो रहा है, तो ये हो गया कंठोष्ठ। अब या कर देंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब क्या होता है, दांत और ओठों की मदद, है ना, दांत और ओठ यानी दंत ओष्ठ। जैसे व बोलेंगे तो हमारा जो ये है क्या कहते हैं, लिप है, वो हमारे किससे निकलेगा, दांत से टकराएगा, व ऐसे करके, ठीक है। और काकल्य जो ह होता है उसको कहते हैं काकल्य, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर अगर बात करते हैं तो पहले आता है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, इसका रूल सीधे सीधे है, देखो 1 3 5, 1 3 5 क्या हो गया, अल्पप्राण। अल्पप्राण देखो 1 2 3, यानी एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है, तो 1 2 3 यानी इसमें 3 आएंगे, यानी 1 3 5 आएगा, ठीक है। यहां पर कितने अक्षर हो गए, यहां पर 3 हो गए। अब देखो महा में क्या है, एक अक्षर है और दूसरा अक्षर है, तो इसका मतलब यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ट्रिक याद रखना है 2 और 4, यानी इसमें 2 होंगे। तो ये 1 3 5, फिर उसके बाद 2 और 4 क्या हो जाएगा, महाप्राण। इसमें देखिए क्या क्या होते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। तो हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर है और पांचवा अक्षर है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण आता है वो हमारा क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। और वहीं पर अगर हम अंतस्थ की बात करते हैं तो अंतस्थ मतलब जितने भी अंतस्थ हैं, कौन कौन से बताइए, य र ल व, है ना, लव। यहां पर अंतस्थ मतलब अंदर से निकल रहा है, क्या, प्यार, लव, ठीक है। तो य र ल व ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण, है ना। अब देखो और जितने भी स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण की ही श्रेणी में आते हैं। प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब होता है भैया कि प्राण जा रहा है, यानी हवा जब कम निकलती है तो उसको अल्प प्राण कह देते हैं, और जब हवा ज्यादा निकलती है तो उसको क्या कह देते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर महाप्राण हो जाएगा। जैसे यहां पर देखें, यहां पर दूसरा और चौथा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा और जितने भी उस व्यंजन होते हैं, जैसे यहां पर श स श ह, है ना, क्या होता है, यहां पर उस व्यंजन होते हैं, और जितना दूसरा और चौथा, जैसे ख हो गया, जैसे घ हो गया, है ना, जैसे क ख ग घ, तो इसमें क्या है, जो ख है वो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। घ जो है, घ हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां पर अघोष और स्वघोष की बात करते हैं। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, वाइब्रेशन, है ना। जब हम कोई भी चीज बोलते हैं तो यहां पर हमें वाइब्रेशन होता है, तो अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वो हो जाएगा सघोष। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, अघोष हो जाएगा। देखिए नियम समझिए, इसमें क्या है, इसमें भी 1 2 3, यहां पर क्या है 1 2 3, और स्वघोष में क्या हो जाएगा 4 और 5,
ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5, क्या ऐसा है? नहीं, यहां पर 1 2 3 वाला सिस्टम नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 1 और 2 है ना, जैसे क और ख, ये क्या है हमारा? ये हमारा हो जाएगा अघोष हो जाएगा। अगर बात करते हैं सघोष की, तो सघोष में क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सघोष। यहां पर कंपन होगा, जैसे ग घ अंगा है ना, ग घ अंगा बोलेंगे तो यहां पर कंपन हो रहा है। देखिए रूल क्या है, नियम क्या है? पहला, दूसरा और साथ में जो उस व्यंजन है उसमें से श, श और ह, ये वाला श, ठीक है। देखो तीनों स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे हो जाएंगे अघोष। तीनों स्वर क्या हो जाएंगे? ये स हो जाएंगे जो अघोष हो जाएगा। सघोष की बात करते हैं, सघोष तो तीसरा, चौथा और पांचवा, और साथ ही साथ जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन मतलब फिर से य र ल व, ठीक है, और साथ में यहां पे क्या छूटा था? यहां पर उस व्यंजन में ह छूटा था, तो ये यहां पर आ जाएगा। और जितने भी प्रकार के स्वर होते हैं वो क्या होते हैं भैया? सघोष या घोष होते हैं। कभी पूछे चाहे सघोष पूछ ले या घोष पूछ ले, इसका मतलब सेम ही होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर अगर हम पूरा सटीक समझ लेते हैं तो एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में ये पहले बताओ ये क्या है? अल्प प्राण है कि महाप्राण? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, यहां पर क्या है? अल्प प्राण है। अब ये बताओ घोष है या अघोष है? तो बिल्कुल ये क्या है? अघोष है। और ख क्या है? अल्प प्राण की महाप्राण? तो ख हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, तो दूसरा मतलब यहां पर महाप्राण है। अब ये बताइए ये घोष है या अघोष? अघोष है या घोष है? तो यहां पर अघोष है, ठीक है, यहां पर अघोष है। क्यों? दूसरा नंबर है। अब यहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सघोष हो जाएगा। और 1 3 5 ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अल्प प्राण है, ठीक है। और 2 और 4 ये क्या है हमारा? 2 और 4 ये क्या है? ये हमारा महाप्राण है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या हो गया? ये और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सीधे सीधे घोष व्यंजन है या सघोष व्यंजन है, ठीक है। और इसमें से भी अगर तीसरे की बात करेंगे तो ये अल्प प्राण और घोष, अल्प प्राण और घोष या सघोष। और ये क्या है? महाप्राण और सघोष है। और ये क्या है? अल्प प्राण और क्या है? सघोष है, ठीक है। चलिए तो इसे आप सभी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करते हैं, जैसे अर्धस्वर, तो अर्धस्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। य व जो होते हैं ये अर्धस्वर होते हैं। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन जो होता है वो र होता है ना। लुंठित क्या है? ये र होता है। या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? र होता है। पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो होता है ल। जो ल होता है भी क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। स्पर्श संघर्षी, अभी हमने क्या संघर्षी पढ़ा था, है ना। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? उस व्यंजन ही पूरे संघर्षी व्यंजन। उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श श श ह, है ना, ये क्या होते हैं? उस व्यंजन है। और उसी तरीके से क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, है ना। क च ट त प, है ना, क्या होते हैं? 25 होते हैं। तो यहां पर और यहां पर देखिए स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। तो स्पर्श संघर्षी ये हमारा हो जाता है च छ ज झ, ठीक है। अगर कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने हैं, क्या बताएंगे? 25। कोई पूछे संघर्षी व्यंजन कितने हैं, क्या बताएंगे? 4। अगर कोई पूछ लिया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, लेकिन च छ ज झ होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा वर्णमाला का संपूर्ण निचोड़ है। और यहां से अतिरिक्त आपको वर्णमाला से कहीं और क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी अभी आपकी वर्णमाला कंप्लीट होती है। बस यही एक क्लास है जिसमें आपकी वर्णमाला पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। और हाँ, एक बात और, अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसको कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और
मैं उस वीडियो को आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।